आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर की कहानी यदि आप बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और साथ ही साथ कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर एक लाइन या दो लाइन में हो सकता है वो सभी हम बताएंगे। साथ ही साथ कुछ यदि हम लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब हम लोगों को जानना जरूरी है तो उन सभी को भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पर यदि हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, कृषि कार्य किसे कहते हैं। मतलब हम लोग कृषि कार्य तो करते हैं, आखिर कृषि कार्य किसे कहा जाता है। तो आंसर में लिखाया गया है कि वैसा कार्य जो कृषि से संबंधित होता है उसे कृषि कार्य कहते हैं। कृषि से संबंधित जो भी कार्य होता है, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, जैसे धान का उत्पादन करते हैं या गेहूँ का उत्पादन करते हैं, तो इन सभी कार्यों को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कार्य कहते हैं। कृषि कार्य का यदि हम लोग बोले तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, स्पेशली जैसे हम लोग सिर्फ खेती कर रहे हैं तो उसी को हम लोग कृषि कहेंगे। कृषि कहा जाता है आप लोगों का, जैसे मुर्गी पालन हो गया तो मुर्गी पालन को भी हम लोग कृषि कार्य कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मुर्गी का पालन करते हैं और उससे मुर्गी का अंडा होती है, उसके बाद फिर उससे बच्चे निकलते हैं, तो ये भी हम लोगों का एक प्रकार से उत्पादन हुआ, ठीक है। और ये प्राकृतिक रूप से होता है, मतलब जीवों के द्वारा ही इसको उत्पादन किया जाता है, इसी के कारण इसको भी कृषि के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब बोलोगे सर फैक्ट्रियों में भी तो हम लोग गेहूं से हम लोग आटा बनाते हैं तो इसमें भी उत्पादन हुआ तो इसको भी हम लोग कृषि कार्य कहेंगे, लेकिन इसको हम लोग कृषि कार्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसमें जो है हम लोगों का किसी जीवों से उत्पादन नहीं हो रहा है वो वाला, ठीक है। गेहूं को जब हम लोग काट करके हटा दे रहे हैं तो निर्जीव रूप में परिवर्तन हो जा रहा है और उसके बाद फिर उससे आटा बन रहा है, इसी के कारण इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग बात करें तो आगे क्वेश्चन पर, तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं। तो गैर कृषि कार्य का मतलब हो गया कि वैसा कार्य जो कृषि से संबंधित नहीं होता है उसे हम लोग गैर कृषि कार्य कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा काम है जो गैर कृषि है, मतलब कृषि से संबंधित है ही नहीं, तो वो है आप लोगों का दुकानदारी। दुकानदारी में तो हम किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो ये भी कृषि कार्य नहीं होगा, मतलब गैर कृषि कार्य होगा। जैसे कि हो गया दफ्तर कार्य, मतलब ऑफिस का जो कार्य हो गया, तो ऑफिस में भी हम लोग किसी चीज़ का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी जो होगा आप लोगों का गैर कृषि कार्य। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जिसको हम लोग गैर कृषि कार्य कहते हैं, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसमें पूछा जा रहा है कि पालमपुर के पड़ोस का सबसे बड़ा गाँव कौन सा था। तो यदि पालमपुर गाँव के बारे में हम लोग बात करें, कहानी जो है कहानी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जैसे खत्म होगा उसके बाद पूरा चैप्टर को डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। हाँ, तो पालमपुर के यदि पड़ोस का सबसे बड़ा गांव का यदि हम लोग बात करें तो रायगंज नामक जो स्थान है वो था। अब आप लोग बोलोगे सर पालमपुर नाम का कोई गाँव था? बिल्कुल नहीं था। पालमपुर नाम का गाँव एक काल्पनिक गाँव है, मतलब किसी के कल्पना के द्वारा किया गया था कि पालमपुर नाम का कोई गाँव है, उसके आस पड़ोस में कुछ और भी गांव है, वो किस प्रकार से वहाँ पर कृषि कार्य होता है वगैरह, ये सारा का सारा जो है काल्पनिक है, ठीक है, मतलब एक कल्पना किया हुआ है। आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे। यदि हम लोग पालमपुर में बात करें तो अलग अलग प्रकार के जाति के जो लोग थे या परिवार के लोगों का बात करें तो कुल मिलाकर के 450 परिवार रहा करते थे, मतलब 450 परिवार रहा करते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि पालमपुर में कितने परिवार भूमि के स्वामी उच्च जाति के थे। देखो, एक होता है भूमि का स्वामी, भूमि मतलब होता है भूमि जमीन, और स्वामी मतलब मालिक, मतलब ऐसे कितने परिवार थे जो ऊंची जाति के थे और उनके पास जो था भूमि अपना था, मतलब भूमि के मालिक थे, ठीक है। बाकी के पास भूमि था तो या तो फिर वो रेंट पर रहते थे, मतलब रेंट पर खेती किया करते थे, या किसी के पास ले करके या दूसरे के लिए वो खेती किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों के पास अपना जमीन था और वो उस जमीन का मालिक भी था, ठीक है। तो वैसे 80 परिवार थे जिनके पास अपना खुद का भूमि था, ठीक है। आगे यदि हम लोग प्रश्न पर आते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि पालमपुर के कुल जनसंख्या का कितना भाग अनुसूचित जाति के लोगों की थी। तो पालमपुर के यदि कुल संख्या का यदि बात करें तो लगभग अनुसूचित लोगों का लगभग 1/3 था। 1/3 मतलब हो गया कि 3 भाग का 1 भाग, ठीक है।
मान लेते हैं कि यदि वहाँ पर कुल मिला करके 90 परिवार था, ठीक है, तो उस 90 में से जो है 90 तो जनसंख्या थी कुल मिलाकर के, मान लेते हैं, तो उस 90 का 1/3 मतलब हो गया 30 ठो, ठीक है। तो 30 परिवार ऐसे थे, वैसे 30 परिवार था नहीं, बस हम आप लोगों को समझाने के लिए बोले, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पालमपुर में अनुसूचित जाति के लोगों का घर किस प्रकार था। तो पालमपुर में जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, अनुसूचित जाति किसको कहा जाता है, जैसे कि आदिवासी वगैरह जो हो गया, ठीक है, उसको आदिवासियों में 2 प्रकार है, एक होता है पहाड़िया समुदाय का जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है आदिवासी जिसमें संथाल वगैरह जो आता है उसको अनुसूचित जाति कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस अनुसूचित जाति का यदि हम लोग बात करें तो उन लोगों का घर जो था मिट्टी का था और फूस से बना हुआ था। फूस मतलब जिसको पुआल आप लोग कहते हैं, ठीक है, तो मिट्टी का बना हुआ था और फूस से बना होता था, ये दोनों का बना होता था। साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों का घर का बात किया जाए तो उन लोगों का घर जो था वो छोटा होता था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि पालमपुर में पानी की व्यवस्था के लिए कौन सा साधन था। यदि पालमपुर में यदि बात करें तो पानी के लिए सुविधा था बिजली से चलने वाला नलकूप, मतलब जैसे लाइट आती थी तो लाइट आने के बाद क्या होता था, जैसे अभी हमारे यहाँ पर भी होता है ना कि कुछ कुछ जगह पर जो है लाइट आने के बाद पानी सप्लाई दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार पालमपुर में भी सुविधा हुआ करती थी, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पालमपुर में कितने विद्यालय थी। तो पालमपुर में कितने विद्यालय थे, तो पालमपुर में कुल विद्यालय की संख्या जो थी 3 थी, जिसमें 2 प्राथमिक विद्यालय थे और 1 हाई स्कूल थी। प्राथमिक विद्यालय किसको बोला जाता है, तो देखिए सिंपल सी बात है, प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है कि वैसे विद्यालय जिसमें 1 से लेकर के 5 तक की पढ़ाई होती है, ठीक है, उसको प्राथमिक विद्यालय बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल बोला जा रहा है, तो हो सकता है कि हाई स्कूल में क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाया जाए, ठीक है, या तो फिर हो सकता है 10 तक पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। हाई स्कूल मतलब तो ऐसे जनरली 10th क्लास तक होता है, और जब +2 स्कूल आप लोगों को बोला जाएगा मतलब उसमें आप लोगों का 12th क्लास तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, तो आगे का क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पालमपुर में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल जो छोटा मोटा होता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ यदि बोलेगा तो हॉस्पिटल, वो हो सकता है बड़ा भी होगा छोटा भी हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पर आप लोगों का प्राथमिक शब्द को जोड़ रहा है तो इसका मतलब वो छोटा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुविधा था, एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पालमपुर में कितने निजी औषधालय थे। औषधालय का मतलब होता है कि एक ऐसे दुकान, मतलब एक ऐसे दवाई का दुकान जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब वो सरकारी नहीं होता है, तो उसको निजी औषधालय कहा जाता है। तो पालमपुर का यदि हम लोग बात करें तो एक ही निजी औषधालय था, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी या पड़ती है। यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो जो उत्पादन करते थे, ठीक है, चाहे अनाज का उत्पादन करते हो या तो फिर किसी अन्य चीज़ों का उत्पादन करते हो, तो वहाँ पर जो है किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, तो भूमि की। तो सबसे पहले भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, भूमि नहीं रहेगा तो ना तो वहाँ पर कृषि उत्पादन करने के लिए कुछ होगा और ना ही उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ होगा। दूसरा है श्रम। श्रम का मतलब होता है यहाँ पर मजदूर, मजदूर का भी होना जरूरी है। अब बिना मजदूर के क्या कोई अकेले खेती का उत्पादन कर सकता है, नहीं कर सकता है, या तो फिर कोई अकेले उद्योग को चला सकता है, नहीं चला सकता है, तो इसीलिए वहाँ पर मजदूर मतलब श्रमिकों का होना भी आवश्यक था। तीसरा जो है पूंजी, पूंजी मतलब पैसा, सिंपल सी बात है, ये तो आप सभी को पता है। तो ये 3 चीज जो होना आवश्यक है उत्पादन के लिए। यदि उत्पादन क्रिया में ये तीनों में से कोई एक यदि नहीं होता है तो उत्पादन क्रिया संभव नहीं है, ठीक है ना। देखिए आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है कि भौतिक पूंजी किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें तो भौतिक पूंजी पहले किसे कहा जाता है उसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि भूमि, श्रम और पूंजी के अतिरिक्त वो सभी वस्तु जो उत्पादन क्रिया में सहायक होते हैं उसे भौतिक पूंजी कहते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले तो भूमि, ठीक है, दूसरा श्रम मतलब श्रमिक, और तीसरा पूंजी। इन तीनों को छोड़ करके और भी जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उत्पादन करने के लिए उन सभी को हम लोग भौतिक पूंजी कहते हैं,
अब दिमाग में आ रहा होगा सर और किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो जैसे हम लोग जनरेटर का उपयोग करते हैं, दूसरा हम लोग कंप्यूटर का भी उपयोग करते हैं, या तो फिर कच्चे माल का भी उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग भौतिक पूंजी कहते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं और भी बहुत सारे चीज़ हो सकता है, कुदाली वगैरह ये सब हो सकता है। ठीक है, अब हम लोगों का उसी में जो क्वेश्चन है कि भौतिक पूंजी को कितने भागों में बांटा गया। यदि हम लोग बात करें भौतिक पूंजी को, तो भौतिक पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो होता है आप लोगों का स्थायी पूंजी होता है। अब स्थायी पूंजी किसको कहा जाता है, तो भौतिक पूंजी का वह भाग जिसका उपयोग हम कई वर्षों तक कर सकते हैं उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। मतलब ऐसा भौतिक पूंजी जिसको हम लोग एक बार खरीदने के बाद या जिस पर हम लोग एक बार पैसा लगाने के बाद लंबा समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको कहा जाता है भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी में क्या क्या हो सकता है, जैसे जनरेटर हो सकता है, टरबाइन हो सकता है, औजार हो सकता है, मशीन हो सकता है, भवन हो सकता है। तो ये सभी एक बार पैसा लगाने के बाद ऐसा होता है कि जनरेटर में अभी हम पैसा लगाएं और उसके बाद फिर कल फिर से हमको पैसा लगाना पड़ेगा, या तो फिर टरबाइन एक ले लिया उसके बाद मोटर जैसा ही होता है जो बिजली उत्पादन करने का काम करता है। मान लेते हैं अभी टरबाइन खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर जाकर के ऐसा होगा कि 10 दिन बाद फिर से हम पैसा लगा करके, ऐसा नहीं होता। इस पर एक बार पैसा लगाने के बाद लंबा समय तक हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसीलिए इन सभी को कहा जाता है स्थायी पूंजी। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्थायी पूंजी, बिल्कुल। अब आगे यदि हम लोग बात करें कार्यशील पूंजी पर, ठीक है, क्या है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी मतलब होता है भौतिक पूंजी का वह भाग जिसका एक बार उपयोग करने के पश्चात वो समाप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कि कोई भी भौतिक पूंजी का भाग जिसका हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद हो सकता है ये तो या तो वो खराब हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है या फिर उसके बाद उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है कार्यशील पूंजी। जैसे क्या हो गया, तो जैसे हो गया कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल जैसे कि मान लेते खेतों में ही हमको क्या देना है, खाद देना है। ठीक है, खाद दे दिए, छिड़क दिए, उसके बाद फिर क्या ऐसा होगा कि खाद को हम फिर से प्राप्त करेंगे, नहीं, वो तो खत्म हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे कच्चा माल। उसके बाद नगद मुद्रा। नगद मुद्रा मतलब पैसा। मान लेते हैं हम किसी को अभी काम करवाएंगे, तो काम करवाने के बाद उसको पैसा दे दिए। अब पैसा दे दिए तो उसके बाद फिर वो पैसा तो लेके चला गया, या तो फिर क्या हम लोगों को वापस लौटा देता है कि ले लीजिए कल हम लोगों को दीजिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए इन सभी को हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं कि काम जैसे पूरा हुआ ये खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। देखो आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव पूंजी किसे कहते हैं। यदि हम लोग बात करें मानव पूंजी का, तो इसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य के मासिक श्रम के कारण उसमें जो विकास होता है उसे मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मासिक श्रम जो है, यहाँ पर मासिक नहीं होगा, मानसिक श्रम होगा। ठीक है, आप लोग सुधार कर लोगे इसमें, मानसिक श्रम। अच्छा, यहाँ पर आंसर दिया गया, ठीक है, मानसिक ही लिखा हुआ है। मानसिक श्रम के कारण जो विकास होता है उसी को हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आज आप लोग पढ़ लिख रहे हो, ठीक है, अब पढ़ लिख रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर हो सकता है डॉक्टर बन जाओगे। तो आपने अपना मानसिक रूप से श्रम किया, तो जिसके कारण क्या हुआ, आप डॉक्टर बन गए। हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे और पढ़ोगे लिखोगे, उसके बाद शिक्षक बनोगे, टीचर बनोगे, तो ये भी आप लोगों का मानव विकास होगा। ठीक है, ये मानव पूंजी होगा। आप मान लेते हैं इंजीनियर बन जाओगे तो भी वो आपका क्या होगा, मानव पूंजी होगा। ठीक है, मतलब मानव पूंजी में होता क्या है कि एक तरीके से आप किसी दूसरे चीज़ों को बनाते नहीं हो, ना ही दूसरा चीज़ बनता है, बल्कि आप अपने ही शरीर में कुछ विकास करते हो। शरीर में विकास करने का मतलब ऐसा नहीं कि 2 हाथ से लेकर के ये 3 हाथ बन जाएगा या 4 हाथ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या एक सर है तो फिर 2 ठो सर हो जाएगा, या फिर 2 ठो आँख से 4 ठो आँख हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि मानसिक बुद्धि में विकास होता है। किसमें विकास होता है, शाबाश। अब यदि हम लोग बात करें आगे का क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वैसा फसल जिसकी बुआई वर्षा ऋतु में जून तथा जुलाई के बीच तथा कटाई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। यदि हम लोग बात करें इसमें, तो कह रहा है कि वैसा फसल जिसकी बुआई वर्षा ऋतु में होती है, और वर्षा ऋतु के कब, तो जून तथा जुलाई के महीने के बीच में। और इसका कटाई के बारे में यदि बात करें तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच कटाई हो जाती है, तो वैसे फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। अब जैसे क्या क्या हो सकता है, इसमें धान हो सकता है, कपास हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, ये सब जो है आप लोगों का खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि रबी फसल क्या है।
तो रबी फसल का मतलब हो गया कि वैसा फसल जिसमें शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है। तो खरीफ फसल को कब बोया जाता है? तो शीत ऋतु में बोया जाता है। और शीत ऋतु में यदि महीना पूछा जाएगा तो अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है। और इसकी कटाई जो है मार्च तक हो जाती है, मतलब मार्च महीना में जो है इसका कटाई हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं रबी फसल। जैसे कि हो गया मटर, गेहूं, सरसों, ये सब जो हो जाएगा आप लोगों का रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 17 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जायद फसल किसे कहते हैं या जायद फसल क्या है? तो जायद फसल को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कब? तो मार्च से जून के बीच। तो मार्च से जून के बीच बोया जाता है। तो वैसे फसलों को हम लोग कहते हैं जायद फसल। जैसे कि हो गया तरबूज, हो गया खीरा, हो गया, ये सब जो है जायद फसल का उदाहरण है। ठीक है, आगे है हम लोगों का बहुविध फसल प्रणाली। जैसे पालमपुर में बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया जाता था, लेकिन आखिर बहुविध फसल प्रणाली है क्या? तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जब खेत में एक वर्ष के अंदर एक से अधिक प्रकार के फसलों को उगाया जाता है, उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब खेत में क्या होता है कि एक साल में ही, ठीक है, या एक साल के अंदर एक से ज़्यादा प्रकार के फसलों को उगाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उस टाइम बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति है क्या? तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि 1960 के दशक में भारतीय किसानों द्वारा सरकार से अधिक उपज देने वाले बीजों की मांग की गई, जिससे वो अपने उपज और अधिक बढ़ा सकते थे, जिससे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, इसको यदि सिंपल शब्द में समझे तो 1960 के दशक में क्या था कि भारतीय किसानों के द्वारा सरकार के पास ये मांग रखा गया कि हम लोग जो अनाज का उत्पादन करते हैं उसमें क्या होता है कि उत्पादन कम होता है, तो उसके स्थान पर हम लोगों को एक अच्छा किस्म का बीज दिया जाए ताकि हम लोगों का उत्पादन क्या हो, बढ़े। ठीक है, और उसके बाद सरकार के द्वारा उन लोगों को उन्नत किस्म का, मतलब अच्छा किस्म का बीज दिया गया, जिससे जो किसान थे उन लोगों का उत्पादन भी बढ़ा और साथ में एक कम सिंचाई पर ही वो उत्पादन किया जा सकता था। तो इसी चीज को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, हरित क्रांति के नाम से जाना गया। आगे यदि देखें तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक दो है। ठीक है, एक तो विश्व स्तर पर जिन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति प्रारंभ किया था, तो हरित क्रांति जिन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया था उसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के नाम से उसको जाना जाता है। और दूसरा एक ऐसे भी व्यक्ति है जो भारत में हरित क्रांति को चलाया था, उस भाई साहब का नाम था एस स्वामीनाथन। ठीक है, एस स्वामीनाथन। ठीक है, जैसे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ऐसा यदि आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन दे तो आप लोगों को बताना है एस स्वामीनाथन। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो सरकार के द्वारा जो है लोगों को एक अच्छा किस्म का बीज दिया गया, HYV जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे बीज दिया गया, तो उस बीज का पूरा नाम क्या है, मतलब HYV का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी होगा, लेकिन सीड्स आप लोग एक्स्ट्रा जोड़ोगे क्योंकि बीज दिया गया था इसीलिए। हिंदी में यदि उसका नाम को देखें तो हिंदी में उसका नाम है अधिक उपज देने वाले बीज। ठीक है, देखिए आगे कुछ और एक्स्ट्रा है कि कुछ क्रांति और भी हुई थी भारत में। ठीक है, तो उस क्रांति के बारे में यदि देखिए, देखो एग्जाम में इससे रिलेटेड कभी कभार ही आता है, सिर्फ दो के बारे में आता है, एक श्वेत क्रांति और एक हरित क्रांति। ठीक है, लेकिन हमारे किताब में जो है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और भी जो नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति जो है इसके बारे में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा के लिए जो है इसको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए हम लोगों को जान करके रखना ज़्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें हरित क्रांति किस लिए किया गया था, तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए, मतलब हो गया कि खाद्य पदार्थ जो है स्पेशली फसलों का उत्पादन के लिए जो है ये क्रांति की गई थी। दूसरा है श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत स्पेलिंग को आप लोग ठीक कर लोगे। ठीक है, श्वेत कुछ इस प्रकार होगा। उसके बाद श्वेत क्रांति किसके लिए हुआ था, तो ये दूध उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग
तो तीसरा है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है दलहन उत्पादन के लिए किया गया था। दलहन मतलब जो दाल का उत्पादन जो है, जैसे कि आप लोग मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल ये खाते हो ना, तो इन सभी दाल के उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक है। उसी तरह यदि हम लोग देखिए नीली क्रांति के बारे में, तो नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक है, नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग लाल क्रांति के बारे में देखें, तो लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक है, टमाटर और मांस उत्पादन के लिए जो है लाल क्रांति की गई थी। और इसके बाद फिर यदि हम लोग काली क्रांति के बारे में देखें, तो काली क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक है, बायोडीजल एक तरीके से आप लोग बोलोगे कि बोल सकते हो कि एक प्रकार का ईंधन है, डीजल टाइप का ही। ठीक है, जो कि जैविक पदार्थों से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग गोबर गैस वगैरह का नाम सुने हो ना, कुछ इसी प्रकार का। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों का एक्स्ट्रा था तो बता दिया। आगे हम लोग जो है अलग दिन पढ़ेंगे, अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उतना सारा क्वेश्चन एक ही दिन में करना संभव है नहीं, तो इसीलिए हम लोग आगे जो है आगे का क्लास में देखेंगे।